हाँ, तो कैसे आप सब, आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप लोग अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं आपका इंग्लिश मेंटर प्रवीण प्रताप आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस शानदार जानदार क्लासेज में। तो भाइयों आज सबसे पहले मैं आप लोगों के बीच ये बात बता दूं कि आज थोड़ा सिस्टम से हटके क्लासेज है, यानी कि हम लोग जो सीरीज फॉलो कर रहे थे वो नहीं है। आज कुछ स्पेशल क्लासेज है, यानी कि ऐप की क्लासेज स्टार्ट होने में 1-2 दिन समय और लगेगी, क्योंकि जो टाइपिस्ट है वो अभी तक नहीं आ पाए हैं, उनका तबियत अस्वस्थ होने की वजह से। हम खुद ही आज सिस्टम को पूरा रन कर रहे हैं। थोड़ा सा एरर भी हुआ, इसके लिए माफी चाहते हैं। ठीक है भाई, तो फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए। और आज के इस क्लासेज में हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन को 0 से हाई तक पढ़ने का काम करेंगे। थोड़ा सा क्लासेज को शेयर कर देते हैं। ठीक है, आप लोग भी सारे क्लासेज को शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, फटाफट से जितने भी आप में ग्रुप है, जितने भी बच्चे जुड़े हैं, आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लासेज को शेयर कर दीजिए, फिर हम लोग अच्छे से पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है मेरे भाई, चलिए फटाफट से क्लासेज को जितने भी बच्चे हैं जोड़ दीजिए और आज के शानदार जानदार क्लास की आगाज हम लोग करते हैं फिर। ठीक है, और शेयर करके वापस आप लोग यूट्यूब पे आ जाइए। सभी को गुड इवनिंग भाई, सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग भाई। जितने भी बच्चे जुड़े हैं और जो भी बच्चे अभी तक पैड क्लास का हिस्सा नहीं बने हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ जाएं और इंग्लिश को एकदम 0 स्तर से सीखने का काम करेंगे आप लोग। चलिए भाई, जो भी बच्चे अभी तक क्लासेस शेयर नहीं किए हैं भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। और इस क्लास के आगाज में ही आप लोग जान जाएंगे कि कितनी एनर्जी से हम आपके बीच इस क्लासेज को रिप्रेजेंट करेंगे। एकदम लेवल बाय लेवल हम अप करेंगे। आप चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की ओर लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, यू विल गेट एवरीथिंग। आप सारे एग्जाम में जहां जहां इंग्लिश आती है वो सारे एग्जाम को इस सेशन से कवर अप होंगे। ठीक है भाई, चलिए तो फटाफट से एक बार बता दीजिए कि आप लोग सेशन की शुरुआत करें। आप लोगों ने सेशन को शेयर कर दिया है, बता दीजिए एक बार। चलिए भाई, साधना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग साधना। चलिए फटाफट से आज के इस क्लासेज में स्पेशल केस के बारे में हम लोग क्या पढ़ेंगे। स्पेशल क्लास है एकदम, आप एकदम बिल्कुल डिफरेंट पाएंगे भाई यहाँ इस चैनल पे। हमारी जो क्लासेज है रिलेटिव प्रोनाउन की बात है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे बच्चे को पढ़ाया भी नहीं जाता है। देखिए स्पेशल क्लास है, पहले ही बोल दिए भाई किया भैया क्या है ये स्पेशल क्लास। आप लोगों से बस एक ही उम्मीद है, एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्लासेस को शेयर करिए भाई, बस। चलिए, रिलेटिव प्रोनाउन के जानने से पहले थोड़ा सा आपके बीच एक इंफॉर्मेशन रखना चाहेंगे कि अगर कोई भी बच्चा हमसे जुड़ना चाहता है, अगर ऐसे कोई भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं जो अपनी इंग्लिश को ही बूस्टअप करना चाहते हैं, यानी 10th+2 पास है, फिर भी अगर आप इंग्लिश को लेकर परेशान हैं तो भी आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। और +2 वाले बच्चे तो आंख बंद करके इस बैच से जुड़ जाइए। टॉपर बैच 2025 में जो बच्चे अपियर होंगे, एग्जामिनेशन देंगे, उसके लिए रामबाण ही फी 499 रुपया है। लेकिन अगर आपको फी से कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट करेंगे इस नंबर पे, आपकी समस्या जरूर सुनी जाएगी भाई। पैसे कमाने के लिए नहीं बैठे हैं। लाइव क्लासेज मिलेगा, पीडीएफ नोट, वीडियोज क्लासेज, डॉट क्लासेज, क्वेश्चन बैंक सोल्यूशन, टेस्ट भी, और सबसे ज्यादा इसमें जो जरूरी बात है, रिवीजन के लिए भैया, रिवीजन के लिए सारे चैप्टर का वन शॉट मिलेगा आपको। जैसे लास्ट टाइम में पूरा नहीं पढ़ सकते हैं आप, तो रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियोज हम लोग प्रोवाइड करने का काम करेंगे भाई। ठीक है, गुड्डू कुमार एक बार मेरा नाम लीजिए भाई, स्वागत है गुड्डू कुमार आपका। रिवीजन के लिए हम लोग वन शॉट देने का काम करेंगे भाई। यही हमारी खासियत है कि बच्चे को प्रिपरेशन से लेकर सफलता तक साथ रहते हैं भाई। सर बुक स्टार्ट कब करेंगे? बुक स्टार्ट है दीदी, दो लेक्चर्स हो चुके हैं, 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं और थोड़ा सा टाइपिस्ट नहीं है सारा सिस्टम। अगर घूमने वाला रहता आप बाद में कॉल करेंगे, दिखा देंगे। हम खुद ही सारे सिस्टम को मैनेज किए हैं। अगर आप देखे होंगे कि जो लिंक पहले भेजा गया था उस लिंक पे लाइव नहीं हुई, दोबारा करना पड़ा है हमको। ठीक है, उतना टेक्नोलॉजी का आइडिया हमें भी नहीं है, फिर भी जैसे तैसे आपकी क्लासेज ना रुके वो हमने कर लिया है। ठीक है, जैसे ही कल परसों तक आ जाएगी सब कुछ एज यूजुअल, ऐप की क्लासेज अलग से चलेगी। बुक के 2 चैप्टर खत्म हो चुकी है, तीसरा पिंच ऑफ प्रश्न जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज स्टार्ट करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन को पढ़ने का काम करते हैं हम लोग। फटाफट से आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे, कोई दिक्कत होगा तो हमें बता देंगे। ठीक है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोगों से कि आप लोग सेशन को शेयर करके ही आए होंगे
और जो बच्चे नहीं किए हैं सेशन को शेयर कर दीजिए। जो बच्चे पहली बार चैनल पर है सब्सक्राइब कर दीजिए। अब दोबारा हम नहीं बोलेंगे, सारा अटेंशन आपका पढ़ाई पे चाहिए, ठीक है। चलिए अब रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं किसको, तो सबसे पहले भाई समझ जाइए रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो हम जानेंगे भैया अ प्रोनाउन which describes the word which a pronoun which describe the word ahead in the sentence, ahead in the sentence which is used before it। क्या लिखने का काम किए भाई, हम हिंदी में भी आपको बताने का काम करेंगे। वैसा प्रोनाउन जो अपने से पहले प्रयोग होने वाले वर्ड के बारे में आगे बताता है। क्या बोले हम, रिलेटिव प्रोनाउन हम किसको कहते हैं, तो रिलेटिव प्रोनाउन हम वैसे प्रोनाउन को कहते हैं जो अपने से पहले प्रयोग होने वाले वर्ड को आगे सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है, उसी प्रोनाउन को हम क्या कहते हैं भैया, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है भाई, सभी को गुड इवनिंग। वैसे प्रोनाउन जो अपने से पहले प्रयोग होने वाले वर्ड का डिस्क्रिप्शन आगे सेंटेंस में देता है, उसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे हम एक बात बताएंगे, हम क्या बोले भैया कि ए आपका रहा रिलेटिव प्रोनाउन, ए आपका क्या रहा रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या कहता है सो समझिए। रिलेटिव प्रोनाउन कहता है कि हमसे पहले जो वर्ड प्रयोग होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। उसने हमसे क्या कहा कि देख भाई हमसे पहले जो वर्ड प्रयोग होगा वो या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। हमने कहा भाई ठीक है, यहां तक हमें कोई झंझट नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तुम नाउन को रखो या प्रोनाउन को रखो। हम बोलेंगे क्या इसको हम नाउन प्रोनाउन ही बोलेंगे, तो रिलेटिव प्रोनाउन ने कहा ना भैया ना, इसको ग्रामर में तुमको अब नाउन प्रोनाउन के नाम से नहीं बोलना है, इसका एक अपना नाम है। क्या नाम है, एंटीसीडेंट। इसका क्या नाम है, एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट है। हिंदी वाले बच्चे बोलेंगे गुरुजी हमार भी कुछ दया करो, इसका नाम हिंदी में लिख दो। हमने कहा बिल्कुल भाई, हम आप लोगों के लिए ही यहाँ आते हैं, आपका ख्याल रखेंगे। और एंटीसीडेंट को हम क्या कहते हैं भाई, पूर्व पद, यानी कि जो पद पहले प्रयोग हो उसे हम क्या कहेंगे, पूर्व पद। अब कहेंगे, अब देखिए इसी नाउन को या प्रोनाउन को आगे सेंटेंस में डिस्क्रिप्शन देगा, इसी नाउन और प्रोनाउन के बारे में आगे बताया जाएगा। अब एक बात बताइए, यहां पर मेरे भाई एक वर्ब का प्रयोग होना रहता है, अब आप हमें बता दीजिए यहाँ पर वर्ब कैसा प्रयोग होगा, यहाँ पे जो वर्ब है भाई कैसा प्रयोग होगा तो बता दीजिए। तो आप खुद ही समझिए इस बात को कि आगे किसके बारे में बताया जा रहा है। आप कहेंगे इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में, जब इस नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताया जा रहा है आगे, तो वो भी उसी नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आएगा। आप बोलेंगे हाँ गुरुजी तो सिंपल बात है, हम यहाँ पे लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू एंटीसीडेंट, यानी कि वो किसके अनुसार आएगा भाई, तो इस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आएगा। आप बोलेंगे गुरुजी ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, हमें ये तक नहीं पता है। तो देखिए इसके जगह पर आपको वो दिखाई देगा, इसके जगह पे आपको विच दिखाई देगा, इसके जगह पे आपको हुज दिखाई देगा, इसके जगह पे आपको हुम दिखाई देगा, इसके जगह पे आपको डैट दिखाई देगा। भैया ये सब ना कैसे काम करती है, ये सब कैसे काम करती है, तो ये सब का नाम रिलेटिव प्रोनाउन है भाई। इस सब का नाम क्या है मेरे भाई, गुड इवनिंग भवेश भाई, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। एक बार सभी से अनुरोध है कि आप लोग
क्लासेस को शेयर कर दीजिए। कमल कुमार गुड इवनिंग भाई जी, बहुत बढ़िया भाई, गुड टू शेयर, आपको देख के अच्छा लगा। विकास कुमार गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। धीरज कुमार वर्ब फॉर्म्स मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, आप इस डिस्क्रिप्शन में एक नंबर होगा वहां व्हाट्सएप करेंगे आपको वर्ब फॉर्म्स मिल जाएगा भाई। चलिए सभी को गुड इवनिंग। एक बार सबसे अनुरोध है कि आप लोग सेशन को शेयर कर देंगे भाई, ठीक है। हम क्या बोले कि रिलेटिव प्रोनाउन के नाम पे हु, विच, हुज, हुम, डेट रहेगा, इससे पहले एक नाउन या प्रोनाउन प्रयोग होगा, इसी नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आगे क्या आएगा, वर्ब आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम यहाँ पे छोटा सा सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम लिखेंगे, जैसे हम लिखने का काम करेंगे आई, या लिख देंगे हम इट इज आई हु इज हेल्पिंग यू। आप समझिए बात को, हम एक छोटा सा सेंटेंस लिखे भाई, बस छोटा सा सेंटेंस लिखे, इसके सारे हम आपको बताने का काम करेंगे। अब गौर से देखिए क्या लिखा है, आप कहेंगे सर हु, विच, वुज, हु, व्हाट, दैट आएगा तो हम समझ जाएंगे सर ये क्या है, आप कहेंगे सर आरपी है। आरपी कहने का मतलब सर रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन प्रोनाउन आता है उसको किस नाम से हम जानेंगे, एंटीसीडेंट के नाम से जानेंगे। इससे पहले क्या लिखा है मेरे भाई, आप कहेंगे सर आई लिखा है। अगर इससे पहले मेरे भाई आई लिखा है, आप खुद समझिए इस बात को, अगर इससे पहले आई लिखा है तो हम क्या बोले हैं, आगे जो वर्ब यूज होगा इसी आई के अनुसार यूज होगा। अब एक बात बताइए, यहाँ पर इसका कोई काम है, आप कहेंगे नहीं सर, आई के अनुसार क्या यूज होगा, आप कहेंगे एम सर। बताइए भाई, भैया बुक का ऑब्जेक्टिव कब मिलेगा, भैया बुक का ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज मिल रहा है। अगर आप पैड कोर्स का हिस्सा होंगे ना तो आपको पता होगा और ये बात पूछने की जरूरत नहीं होती। अगर आप हमारे बैच से जुड़े हैं तो ऐप में चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, ठीक है भाई, धन्यवाद। और अगर आप बैच का हिस्सा नहीं है तो यूट्यूब पे आपको सारी चीजें नहीं दी जाएगी, इतना बात आप भी जानते हैं, ठीक है। टीचर्स का यही पूंजी होता है, इतना बड़ा सिस्टम चलाने में खर्चा होता है भैया, ठीक। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, एंटीसीडेंट चुनना है बस। आप लोगों को क्या करके देना है हमको, भैया पहले एंटीसीडेंट चुनेंगे हम। टेस्ट योर सेल्फ, यानी कि बस आपको एंटीसीडेंट हमको चूज करके देना है, बस वही काम करना है, एंटीसीडेंट चूज करना है। हम कुछ सेंटेंस लिख के दे रहे हैं, पहला सेंटेंस लिख के दे रहे हैं, she sells mangoes which are very costly। तीसरा, I build a house which is superb। चौथा, it is Mohan who helped me। देखिए हम 4 क्वेश्चंस लिखे हैं, इस 4 क्वेश्चन में शैलदेव प्रसाद गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग, शैलदेव प्रसाद सभी को गुड इवनिंग भाई। इस सारे सेंटेंस में आपको एंटीसीडेंट चुन के बताना है, इस सारे के सारे सेंटेंस में एंटीसीडेंट चुन के बताना है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको पता है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है भाई, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एंटीसीडेंट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले ही क्या होता है मेरे भाई, एंटीसीडेंट नाम का प्राणी आपको मिलेगा। अब सबसे पहले एंटीसीडेंट क्या होता है उस पर जाना है आपको। सॉरी, रिलेटिव प्रोनाउन क्या लिखा है यहाँ पे, हु, विच, व्हिच, हुम, दैट, ये सारे के सारे किस नाम से जाने जाते हैं, आप कहेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन के नाम से जाने जाते हैं। आप गौर से देखेंगे भैया, आप गौर से देखेंगे तो आपको एक चीज देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हु क्या है, आप कहेंगे सर ये हु आपका आरपी है। आरपी कहने का मतलब दिल्ली कैपिटल्स का कैप्टन ऋषभ पंत नहीं है मेरे भाई, आरपी कहने का मतलब रिलेटिव प्रोनाउन है। अब रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो हिम दिख रहा है ना भाई, यही आपका क्या है, यही आपका एंटीसीडेंट है।
यही आपका क्या है भाई, एंटीसीडेंट है। क्लियर मेरे भाई। चलिए नंबर दूसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे हम। नंबर दूसरा क्वेश्चन में आप कहेंगे सर ये विच दिखाई दे रहा है आपको, ये आपका हो गया रिलेटिव प्रोनाउन। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से आगे बात करेंगे यानी सॉरी पीछे बात करेंगे, ये मैंगोज लिखा है, मैंगोज ही सर अपना क्या हो गया, एंटीसीडेंट हो गया। सर आसानी से चुन पा रहे हैं हम लोग, सर आसानी से चुन पा रहे हैं हम लोग। अच्छा भाई विवेक कुमार सर बीपीवाई सर एक बार फिर से मेरे को छोड़ दीजिए प्लीज। क्या छोड़ दे भाई, सुनिए बबलू जी आप क्लासेज के बाद हमको कॉल करेंगे, आपकी बातें हमें समझ में नहीं आ रही है, ठीक तो अच्छा होगा यहाँ आप भी ध्यान दीजिए, कंसंट्रेट करिए और हम भी कंसंट्रेट कर रहे हैं पढ़ाने पे। आफ्टर क्लासेज यू विल कॉल मी, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर तीसरा नंबर लिखे आई बिल्ड अ हाउस विच इज सुपर्ब। मैंने एक घर बनाया जो बहुत ही शानदार है। ये विच क्या है, आप कहेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सर ये हाउस दिख रहा है, यही अपना क्या है सर एंटीसीडेंट है। नंबर चौथा सर हु क्या है, हु अपना रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो मोहन दिखाई दे रहा है ना, यही अपना क्या है, एंटीसीडेंट है। ठीक है भाई। अरे भाई क्या छोड़ दे, एक बार वो बताइएगा तब ना विवेक जी, हम आपकी बात ही नहीं समझ पा रहे। आई कांट अंडरस्टैंड योर वर्ड्स, आप थोड़ा अच्छे से बताइए एक बार फिर से। हाँ विपिन सनी गुड इवनिंग सर, सभी को गुड इवनिंग। नहीं भाई आपको नहीं छोड़ सकते हैं विवेक यार, कैसे छोड़ सकते हैं भाई, नहीं छोड़ेंगे। थोड़ा आप डिस्क्रिप्शन अच्छे से दीजिए। और सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े और इतना ट्रस्ट दिखाए। लेकिन आप लोग सेशन को शेयर करना मत रुकिए भाई, सेशन को शेयर करना मत रुकिए, फिर जमीन आसमान कर देंगे आपके सर आपके लिए। देखिए हम लोगों ने अभी क्या किया, हमें बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन कौन होते हैं और सेंटेंस में से आप कैसे फाइंड आउट करेंगे एंटीसीडेंट को। जो बच्चे देख रहे हैं अच्छे से नोट्स बनाएंगे, और जिस बच्चे के पास ऑलरेडी जो ऑफलाइन के बच्चे हैं उनके पास नोट्स है, आप अच्छे से रिवीजन करेंगे भाई, अच्छे से रिवीजन करेंगे, ठीक है भाई। चलिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो वर्ड आता है उसको एंटीसीडेंट कहते हैं। अब देखिए इस सारे सेंटेंस में से हमने क्या निकालने का कोशिश किया, एंटीसीडेंट को निकालने का कोशिश किया। क्लियर है। चलिए अब हम आगे बात करेंगे। अब हम आगे बात करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज कि क्या है, यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, कि रिलेटिव प्रोनाउन का हम यूज कैसे करेंगे और कहां करेंगे। बस यही यही एक तमन्ना है, रिलेटिव प्रोनाउन को आज सीख के जाना है ओ जानम, बस यही बात करना है। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में ए टू जेड बातें आज आपके दिमाग में नहीं घुसा दिए तो आप कहिएगा। चलिए सेशन थोड़ा सा मे भी लंबा हो सकता है, बट आप लोग हमारा साथ देंगे मुझे विश्वास है। चलिए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम जानने का काम करेंगे कि भाई इसका यूज कैसे करेंगे। सर एंटीसीडेंट चुनना तो हम समझ गए, अब इसका यूज कैसे करेंगे बस उस बात पे चल। चलिए सबसे पहली बात हम कर रहे हैं भैया हु का, हु का। दूसरी बात हम लोग करेंगे हुम का। भैया हु और हु और हुम की बात करें ना तो समझ जाइए बात, समझ जाइए बात। हम एक चीज आपसे लिख रहे हैं, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हु किल्ड रावण, रावण को किसने मारा। हम आपसे पूछेंगे रावण को किसने मारा, आपका जवाब होगा रामा किल्ड रावण। आप क्या बोलेंगे सर ये भी कोई पूछने वाली बात है, रावण को मारने का काम प्रभु श्री राम ने किए हैं। हम पूछ रहे हु किल्ड रावण, आप गौर से देखने का काम करेंगे ना तो इधर का सारा सिस्टम बिल्कुल सेम है, इधर का सारा सिस्टम एज इट इज है, कोई चेंजेस नहीं, कोई कुछ भी नहीं। यानी कि इस हु के जगह पर कौन आया है, इस हु के जगह पर कौन आया है, आप कहेंगे सर राम, राम मतलब राम, समझ क्या बात है बीरू। अब ये जो राम है, राम
एक क्या है, इस सेंटेंस का क्या है, आप कहेंगे सर सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है। अब इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो हु किसके लिए यूज हुआ, आप कहेंगे गुरुजी आपने तो कमाल कर दिया, धोती को फाड़ के रुमाल कर दिया। ये जो हु है किसके लिए प्रयोग हुआ सर, ये हु प्रयोग हुआ सर सब्जेक्ट के लिए। हु किसके लिए प्रयोग हुआ सर, हु प्रयोग हुआ सब्जेक्ट के लिए। क्लियर है मेरे भाई, क्लियर है। चलिए अगर क्लियर है तो इस सारे सिस्टम को अब हम मिटा देते हैं। अगर भैया आपको सारी बातें समझ में आई ना तो मजा आ गया होगा। आप लोगों ने समझ गया कि हु का काम हम कहां करते हैं, सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट को पता करने के लिए, यानी जहां पर सब्जेक्ट की जरूरत होगी वहां पर हम हु को डालने का काम करेंगे। क्लियर मेरे भाई, जहां पर सब्जेक्ट का जरूरी होगा वहां पर हम किसका काम करेंगे भाई, हु को डालने का काम करेंगे। लेकिन उल्टी बात है, जहां पर ऑब्जेक्ट की जगह होगी, जहां पर ऑब्जेक्ट का जरूरी होगा वहां पर हम किसका काम करेंगे, हुम को लगाने का काम करेंगे। इतनी बातें आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि जहां पर सब्जेक्ट का जरूरी होगा वहां पर हम हु लगाएंगे, जहां पर ऑब्जेक्ट का जरूरी होगा हुम। अब बात पता करते हैं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बात कहाँ है, लगता कहाँ है। तो आप पहले टाइप पहला समझेंगे, पहले टाइप पहला समझेंगे कि भैया कहानी कैसे चलती है। देखिए पहली बात, अगर मेरे भाई कोई वर्ब है, अगर मेरे भाई कोई वर्ब है तो वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट और वर्ब से पहले आता है सब्जेक्ट। बस वही सी बात है। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू एक बार पढ़ ले प्रवीण सर से जाने, तुम्हें 90 क्या है 100 में 100 भी आएगा। समझ गए बात, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। तू बस एक बार पढ़ ले इंग्लिश यार प्रवीण सर से, 90 क्या 100 में 100 आएगा। समझ में आया बात। अब देखिए वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस, वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस और वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस। अब एक बात और हम आपको बता देते हैं, जो बच्चे हमसे नए जुड़े हैं हम सबका ख्याल रखते हैं। एक होता है भैया हेल्पिंग वर्ब, ठीक, एक होता है मेरे भाई हेल्पिंग वर्ब और एक होता है भैया मेरे मेन वर्ब, मेन वर्ब। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब का लिस्ट आपको थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। जैसे इज, बहुत छोटा हो गया भाई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते। चलिए क्या होता है भाई, इज, आर, एम, वाज, वर, ठीक है भाई, हैज, हैव, हैड, कैन, मे, माइट, शैल, विल, ईटीसी। ये सारे के सारे आपका क्या है मेरे भाई, ये सारे के सारे आपका हेल्पिंग वर्ब है। सारे के सारे क्या है मेरे भाई, दिव्या कुमारी भाई स्वागत है आपका दिव्या दीदी। चलिए आज के इस धमाकेदार सेशन में देखिए क्या है हेल्पिंग वर्ब, ये आप याद रखेंगे, इज, आर, एम, वाज, वेयर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, कैन, मे, माइट, कुड, शुड, मस्ट, यूज्ड टू, देयर, ये सारे के सारे हेल्पिंग वर्ब है, ये भी वर्ब है। और मेन वर्ब की पहचान बता दे, मेन वर्ब में वर्ड के हिंदी मीनिंग में, हिंदी मीनिंग के अंत में ना लगा रहेगा। जैसे सिंग मतलब गाना, ड्रिंक मतलब पीना, लास्ट में ना लगा है, प्ले मतलब खेलना, टीच मतलब पढ़ाना, टीच मतलब पढ़ाना, इस सब के अंत में क्या लगा है, ना लगा है। तो पहली बात आप क्या समझे, सर हम सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां करेंगे, तो सर वर्ब से पहले। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग कहां करेंगे, सर वर्ब के बाद। ये बात समझ में आ गई। सर वर्ब दो प्रकार के, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये आप चिपका दिए अच्छे से। अब दूसरी बात चलिए अब यहां आएंगे भाई, अब हम यहां आएंगे, एक और बात आपको जानने का जानना पड़ेगा, एक और बात आपको जानना पड़ेगा। एक मिनट भाई
हेलो, अब थोड़ा मैम अभी हम लाइव क्लास में हैं, आई कॉल यू बैक। चलिए भाई, सॉरी फॉर, चलिए भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ टेक्निकल, गुड इवनिंग सर। चलिए भाई, सेशन को भैया एक बार आप लोग शेयर कर देंगे। देखिए बच्चे घट रहे हैं, इट मींस इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाउ वुड यू मैनेज द क्लासेज। बच्चे होनी चाहिए तब मुझे पढ़ाने में और अच्छा लगेगा, ठीक है भाई। चलिए अब गौर से देखिए, हम किसकी बात करेंगे भाई। अब हम बात करेंगे दूसरा, टाइप नंबर दूसरा, जहां पर टाइप नंबर दूसरा, टाइप नंबर दूसरा क्या बात करेंगे भैया। देखिए टाइप नंबर दूसरा कहता है कि भैया प्रेपोजिशन के बाद आगे बात करें हम तो विद, एट, इन, ऑन, ये सब क्या है मेरे भाई, प्रेपोजिशन है। तो अगर आपको प्रेपोजिशन दिख जाए, अगर आपको प्रेपोजिशन दिख जाए तो आप क्या करेंगे भाई, आप क्या करेंगे, आप उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। और ऑब्जेक्टिव केस बोले तो, ऑब्जेक्टिव केस बोले तो क्या होगा भाई, ऑब्जेक्टिव केस बोले तो क्या होगा, आपको हुम लगाना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव के जगह पे आपको हुम, सब्जेक्ट के जगह पर आपको हु। क्लियर है मेरे भाई। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आई एम अर्जुन कुमार सर। हाँ, स्वागत है अर्जुन भाई आपका हमारे क्लासेज में। आई लाइक योर वीडियोज, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल कमेंट्स एंड इट्स वर्क लाइक एनर्जी फॉर मी। और आप लोगों के इस प्रकार का कमेंट और प्यार हमें एनर्जी की तरह काम करता है। थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। कीप वॉचिंग माई वीडियोज इफ माई वीडियोज इज हेल्पफुल फॉर यू। चलिए इतना बात समझ गए, प्रेपोजिशन के बाद क्या लगेगा, ऑब्जेक्टिव केस। अब एक और बात समझ जाइए, पहले थियरी कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन तो आपके जेब में हम डाल देंगे भैया। अब हु और व्हाट, सॉरी, हमने क्या किया अभी तक, हमने हु और हुम का प्रयोग पढ़ा कि कहाँ हु लगाएंगे और कहाँ हुम। हु कहने का मतलब सब्जेक्ट की जरूरी होगा हु, ऑब्जेक्ट का जरूरी होगा हुम। और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगता कहाँ, एक वर्ब से पहले सब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और दूसरा चीज प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट। अब दूसरी कहानी जो आपको पढ़नी पड़ेगी भाई मेरे, दूसरी कहानी जो आपको पढ़नी पड़ेगी वो पढ़नी पड़ेगी विच को लेकर। किसको पढ़नी पड़ेगी भाई, विच को लेकर। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत यहां तक, आई डोंट थिंक कि आपको यहां तक कोई दिक्कत होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए जहां तक मेरा मानना है। अब हम विच के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले विच का पहला प्रयोग, विच का पहला प्रयोग भैया आप एनिमल के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे भाई, एनिमल के लिए करते हैं। विच का दूसरा प्रयोग सिलेक्शन के लिए करते हैं। किसी चीज को चूज करना हो, कई सारे ऑप्शन में से चूज करना हो तो भी आप किसका प्रयोग करते हैं भैया, एनिमल का। यानी कि चार पांच चीजें, सॉरी विच का चार पांच चीजें है और चार पांच चीजें में से एक चीज आपको चूज करना हो तो आप क्या प्रयोग करेंगे, आप क्या प्रयोग करेंगे भैया, वहां पर विच का प्रयोग करेंगे। नो सर, क्या नो सर भाई। चलिए वहां पर हम विच का प्रयोग करेंगे। अब तीसरी बात है भैया, हम तीसरी बातें जानेंगे, कोई भी हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, या आप ऐसे समझ जाइए नॉन लिविंग थिंग है। क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो भी भैया हम वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, तो भी हम भैया वहां पे प्रयोग करने का काम करेंगे विच का। ये आपकी तीन बातें, और एक और एक्स्ट्रा बातें जो मेरे तरफ से ले लीजिए, ऑफ। ये जो ऑफ दिख रहा है ना आपको भाई, ये जो आपको ऑफ दिख रहा है यार, ऑफ इज फॉलोड बाय, ऑफ इज फॉलोड बाय विच। ये ऑफ जो है, ऑफ भी एक प्रेपोजिशन है। ऑफ की बात करें तो ऑफ भी आपका एक प्रेपोजिशन है, लेकिन ऑफ जो है प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस लगता है, लेकिन ऑफ के बाद विच आएगा। ऑफ किसको पीछा करता है भाई, जय हिंद प्रवीण सर, जय हिंद भाई। सर बोल दीजिए, नीतीश कुमार मेरा नाम है। अरे भाई नीतीश कुमार, स्वागत है यार आपका।
चलिए, ऑफ किसके द्वारा फॉलो की जाती है भाई? विच के द्वारा फॉलो की जाती है। क्लियर है? पहली बातें हम लोग जानेंगे कि सर विच का प्रयोग कहाँ? एनिमल के लिए। दूसरी बात जाने सिलेक्शन करने के लिए या चूज करने के लिए। तीसरी बात जाने ऑब्जेक्ट के लिए या भैया नॉन लिविंग थिंग के लिए। चौथी बात जाने कि जब भी बात करेंगे भैया ऑफ का, तो ऑफ को देखेंगे तो हम विच लगाएंगे। यहां तक की बातें अगर क्लियर है तो भाई चलिए फिक्स है। ठीक है नीतीश कुमार ले तो ले। नीतीश कुमार भाई स्वागत है आपका, क्लासेज को शेयर कर दीजिए और आज के इस क्लासेज में आपका धमाकेदार एंट्री के लिए दिल के गहराइयों से स्वागत करता हूं। गुड, चलिए अब आगे देखेंगे। इतना तक बात हो गया। अब देखिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। टेस्ट योरसेल्फ। अब इसमें क्या करना है आपको? बस तीन चीज अभी तीन चीज क्या मतलब हु लगेगा कहाँ, कहाँ पे हुम लगेगा और कहां पे विच लगेगा, इस बात को जानकारी आपको देना है और आपको फिल करना है। चलिए फटाफट से आप लोग आंसर देना शुरू कर दीजिए। चलिए, यानी कि आपके सामने क्वेश्चंस है। अभी तक जो भी थ्योरी आपने किए हैं, जो भी थियरी आपने किए हैं, उस थियरी पे बेस्ड हमने क्वेश्चंस लिया है और इस क्वेश्चन में आपको फिल करके बताना है कहाँ हु लगेगा, कहाँ विच लगेगा और कहाँ हुम लगेगा। क्लियर मेरे भाई? चलिए, बच्चे की संख्या घट गई है बट डोंट वरी, बच्चे आएंगे। ठीक है, चलिए हम क्या कर रहे हैं, टेस्ट योर सेल्फ में पहले इसमें बताना है डैश हैज कम। अगर आप गौर से देखेंगे ना, हमको देखिए रिलेटिव प्रोनाउन यहां भरना है भाई, हमको रिलेटिव प्रोनाउन यहां भरना है। अब रिलेटिव प्रोनाउन यहां भरना है हमको सबसे पहले इस हैज के बारे में देखना है। हैज क्या है? आप कहेंगे सर हेल्पिंग वर्ब है। चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो, डजंट मैटर। हम आपको अभी बता के आए हैं, हम आपको अभी बता के आए हैं कि वर्ब से पहले क्या आता है? आप कहेंगे सब्जेक्टिव केस। वर्ब से पहले क्या आता है? सब्जेक्टिव केस। तो सब्जेक्टिव केस के तौर पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आप कहेंगे बेझिझक हम किसका प्रयोग करेंगे? हु का प्रयोग करेंगे। बताइए क्या सही है ना? देखिए आंसर भी बता रहे हैं, जो भी जुड़े हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे हैं तब। देखिए क्या हो जाएगा? हु हैज कम। दूसरा नंबर क्वेश्चन है डैश नोज यू। पहले वाला में आपका हेल्पिंग वर्ब था, अब दूसरे वाला में नोज के बारे में जानेंगे तो नोज आपका मेन वर्ब है। नो मतलब क्या होता है भाई? जानना। हम बताए हैं जिस वर्ब का हिंदी मीनिंग के अंत में ना लगा रहेगा आप समझ जाइएगा वो मेन वर्ब है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई? मेन वर्ब हो गया। अब जैसे ही मेन वर्ब हो गया तो भैया वर्ब से पहले लगाना है। वर्ब से पहले हमको हर हाल में सब्जेक्टिव केस चाहिए और सब्जेक्टिव केस के तौर पे हम क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हु ही लगेगा। नहीं भैया विच कैसे होगा? विच कैसे होगा? यू आर जस्ट कमिटिंग अ मिस्टेक। स्टे फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू आंसर विद योर आफ्टर यूजिंग योर माइंड। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, हम गौर से देखेंगे। हम क्या पढ़ रहे हैं? रिया वेलकम्ड हिम। रिया ने उसे वेलकम किया, स्वागत किया। डैश वाज हर नेबर। नेबर मतलब होता है भैया पड़ोसी। रिया ने उसे वेलकम किया, स्वागत किया जब उसके घर पे गया वो। और घर पे गया तो वेलकम क्यों किया? क्योंकि वो उसके पहले पड़ोसी रह चुके थे। आपको रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ डालना है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ डाल देंगे ना, यही डालना है ना। आप भी वही कर रहे हैं कि कहाँ पे डालना, बस उस जगह को देख रहे हैं। बोले हाँ कर तो हम भी वही रहे, यही डालना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस अगल बगल झांक लीजिए, एक क्या लिखा है? ये क्या लिखा है भाई? आप कहेंगे सर वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है। अभी सर आपने पढ़ा के हम लोगों को आया है, सिखा के आए हैं, इतने अच्छे से बता के आए हैं कि सर इज, आर, एम, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये सब के सब क्या है? ऑफ कोर्स हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब रहेंगे तो वर्ब से पहले हमको सब्जेक्टिव केस चाहिए। आप बोलेंगे जी सर, तो सब्जेक्टिव केस हम चिपका दे रहे हैं। सब्जेक्टिव केस के तौर पे क्या लगेगा भाई? हु लगेगा। कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो हमें बता दो भाई। अगर समझ में ना आ रही है मेरी बातें तो आप हमें बता दो, हम यहाँ खड़े ही आपके लिए हैं भाई। लेकिन क्लासेज को शेयर कर दो यार। आप आराम से क्वेश्चन को बनाइए ना, हड़बड़ी किस बात का है? अब गौर से देखेंगे यहाँ पे लिखा है इज योर रूम, इज योर बुक।
वाज दिस बाय वाज दिस डन। आप समझिए इस बात को। अब हम इस बात के लिए थोड़ा सा समझाने का काम करेंगे, लेकिन बस थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप लोग। अब गौर से अगर आप देखेंगे भाई, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप क्या देखेंगे सो बताइए। हम आपको क्या बोले हैं, अगर कोई बंदा, इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है डैश योर रूम। अब मान के चलिए आप कहीं पे पटना, दरभंगा, दिल्ली कहीं पे रहते हैं। हाई सभी को आई। देखिए आप पटना, दरभंगा कहीं पे रहते हैं, आप लॉज में रहते हैं, लॉज में रहते हैं, ठीक है। और लॉज में ही बहुत सारे रूम हैं, 1 2 3 4 5 6। आप बाहर में 4 आदमी खड़े हैं, बाहर में 4 आदमी खड़े हैं, और बाहर में 4 आदमी खड़े हैं आपका, और 4 आदमी खड़े हैं तो क्या हुआ, ये 4 आदमी आपका खड़ा है, और 4 आदमी जैसे ही खड़ा है तो बोला आप उसको पिक करने गए कि भाई आप चलिए, मैं रूम इधर है। अब चारों आदमी को आप लेके आ रहे हैं इधर रूम, इसमें से कोई एक बंदा आगे बढ़ गया आपसे, और जैसे ही आगे आया तो आपसे क्या पूछ रहा है कि भैया आप इसमें से आपका रूम कौन सा है, ए वाला रूम 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 है, ए वाला की ए वाला। तो आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करना है। एक ऑप्शन को क्या करना है भाई मेरे, सेलेक्ट करना है, और आपको बताना ए मेरा रूम है, या ए मेरा रूम है, या ए मेरा रूम है, या दोनों रूम है। आप ऐसे ही बताएंगे ना, आपको सेलेक्ट करना है, उन चीजों में क्या करना है भाई, चूज करना है। उन चीजों में क्या करना है भाई, चूज करना है। क्लियर है। अब जब चूज की बात आ जाएगी, जब आपको चूज की बात आ जाएगी तो बस आप एक बात समझ लीजिए, जब आप चूज की बात आ जाएगी, जैसे चूज की बात आ जाएगी तो अभी हम आपको बता के आए हैं, सिलेक्शन के लिए, चूज करने के लिए हम किसको लगाते हैं भाई, आप कहेंगे सर विच को लगाते हैं। किसको लगाने का काम करते हैं, विच को लगाने का काम करते हैं। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो आप हमें बता दीजिए भाई। ठीक है भाई, चलिए द सेम कॉन्सेप्ट अप्लाइज हियर। मान के चले बहुत किताबें हैं, अब बहुत किताबें हैं, उसमें से कोई आदमी पूछ रहा है इसमें से तुम्हारा किताब कौन सा है, तो मतलब किताब में से एक होगा कोई, आपको दो होगा कोई, सिलेक्शन की बात आ रहा है तो सिलेक्शन की बात आ रहा है तो हम क्या लगा देंगे, विच इज योर बुक। क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। अब इस क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे भाई, हम आप लोगों का कमेंट देख रहे हैं। छठा नंबर क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, बाय दिस वाज दिस डन। आप लोग का कमेंट सीन कर रहे हैं हम लोग, जस्ट ड्रॉप योर आंसर। और क्लासेज को शेयर कर दो भाई, अपना आंसर ड्रॉप करो और क्लासेज को शेयर करो। छठा नंबर बताएंगे भाई आप लोग। डर हो रहा है क्या आप लोगों को भाई, आंसर देने से डरिए मत, चाहे गलत होगा या सही होगा, जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे। चलिए धीरज कुमार बोल रहे हैं 6 का हो, भवेश कुमार 6 का विच। चलिए बात समझिए भाई, आपको हम आपको क्या बता के आए हैं, हम आपको बता के क्या आए हैं, पहली बात कि भैया ये जो हु है ना, ही का, हु का प्रयोग हम करते हैं सब्जेक्ट के लिए, और हुम का प्रयोग हम करते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। क्लियर है, यानी जहां पर, एक मिनट पे, एक मिनट, हेलो, तो एक करके ना, और बीडीएस वहां से पेमेंट ले लीजिएगा, हम पूरा क्लास में है, बाहर हम वेट किया आपका तो अजय सर होंगे, उनसे पेमेंट ले लीजिएगा, और से हम डिस्कस कर लेंगे। चलिए भाई, अब समझने का काम करिए भाई, समझने का काम करिए। हम आपको क्या बता के आए भाई, हम आपको क्या बता के आए हैं कि हुम ऑब्जेक्ट के लिए हुम का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कहां कहां प्रयोग होता है, दो जगह, वर्ब से पहले सब्जेक्ट और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। अब दूसरा बात
एक बात और बता के आए हैं कि प्रेपोजिशन के बाद क्या लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है। अब प्रेपोजिशन में देखिए बाय, अबाउट, फॉर, बिसाइड, विद, एट, इन, ऑन, ये सब क्या है, प्रेपोजिशन है। आप गौर से देखेंगे इस बाय को, आप अगर इस बाय को गौर से देखने का काम करेंगे तो बाय हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। बाय हमारा क्या है, प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे क्या आएगी, आप कहेंगे सर प्रेपोजिशन के बाद तो ऑब्जेक्ट का आना है, और ऑब्जेक्ट के लिए कौन आता है, आप कहेंगे सर हुम आता है। क्लियर है भाई। चल बता दो भाई एक बार आप लोग। ठीक है भाई, आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं, और नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए ये है, आंसर बताना आप लोगों को। डैश ऑफ द रूम इज योर्स। अगला का आंसर बताइए भाई। डैश ऑफ द रूम्स इज योर्स। अब देखिए अभी हम आपको बता के आए हैं, अभी हम आपको विच के बारे में पढ़ा के आए हैं बाबू, विच के बारे में बता के आए कि विच का प्रयोग एनिमल के लिए होता है, सिलेक्शन या चूज करने के लिए होता है, ऑब्जेक्ट या नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है, और कहीं पर अगर आपको ऑफ दिख जाए तो भी आपको विच लगाना है, तो भी आपको क्या लगाना है भाई, विच लगाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिख गया, ऑफ, ऑफ दिख गया, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, आप कहेंगे सर विच। यहाँ पे भी क्या दिख गया, ऑफ दिख गया, तो भी हम क्या लगा देंगे यहाँ पे विच। कोई समस्या ही नहीं है भाई, आप कॉन्सेप्ट को एक बार माइंड में सेट कर लेंगे ना, आंसर आपका खुद ब खुद आने लगेगा। ठीक है भाई, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का। हाँ सर, पेमेंट, हाँ पेमेंट थोड़ा दे दीजिए, और वो हम आते हैं क्लास में। चलिए सर, थोड़ा सा दिक्कत हो गया भाई, आप लोगों को माफी चाहता हूँ, बीच में कॉल आ जा रहा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखेंगे, अब आगे क्या लिखा है, आई नो डैश हैज कम। हमको यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, हमको यहाँ पर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है। तो आप गौर से देखिए भाई, गौर से क्या देखेंगे भाई, अब देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका है सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट के बाद क्या लिखा है, नो वर्ब लिखा है। ठीक है, चलिए ये क्या है मेरा, हेल्पिंग वर्ब है। इस हेल्पिंग वर्ब का कोई सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सेंटेंस अपने आप में पूर्ण है, आई नो, मुझे पता है, लेकिन इस वर्ब के लिए सब्जेक्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, और सब्जेक्ट के लिए कौन यूज होता है, आप कहेंगे सर हु। सब्जेक्ट के लिए कौन यूज होता है, आप कहेंगे हु। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, लिखा है आई नो डैश ही हैड मेट। अब देखिए, आप गौर से देखिए, ये आपका क्या रहा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद ये क्या है आपका, वर्ब, वर्ब के बाद जो लिखा है, अब यहां से देखिए फिर से सब्जेक्ट है, ये फिर से वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ये वाला अपने आप में पूरा है, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, इसको कोई जरूरी नहीं है, लेकिन इस नो को क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। वर्ब के बाद क्या आता है, अभी हम आपको बता के आए हैं कि भैया वर्ब के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर हमको क्या भरना है, यहाँ पे हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे भैया हम क्या भरेंगे, आप ही बताइए। ऑब्जेक्ट के तौर पे हम क्या भरेंगे, आप कहेंगे सर हुम भरेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए किसका आना है भाई, ऑब्जेक्ट के लिए हुम का ही आना है भाई। क्लियर है भाई। चलिए अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे हम। 11 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा है मोनिका हैज द कार। मोनिका के पास एक कार है, दैट इज वेरी एक्सपेंसिव। अब गौर से देखेंगे, अब देखिए हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब भी, अब देखिए दो चीजें होती है भाई, आपका रिलेटिव प्रोनाउन है ना, वो दो तरीके से फंक्शन करता है। जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउंस दोनों क्वेश्चन को हम देखेंगे इस जानने के बाद।
रिलेटिव प्रोनाउन जो है आपका दो तरीके से फंक्शन करता है। एक क्या फंक्शन करता है, पहला तरीका है आपका डिफिनिट। डिफिनिट हम किसको कहते हैं, डिफिनिट हम कहते हैं व्हेन एंटीसीडेंट इज गिवन, जब एंटीसीडेंट दिया रहेगा, जब एंटीसीडेंट दिया रहेगा उसको हम क्या कहते हैं, डिफिनिट कहते हैं। जैसे यहाँ पे गौर से देखेंगे, यहाँ पे हमको रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है। तो रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करना है तो यहाँ एंटीसीडेंट हमको दिया रहेगा, तो एंटीसीडेंट दिया रहेगा तो इस एंटीसीडेंट के अनुसार हम रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, चाहे वो का प्रयोग करें, हुम का प्रयोग करें या विच का प्रयोग करें, ये इस बात पर डिपेंड है। ठीक है भाई, ये इस बात पे डिपेंड है कि हमारा एंटीसीडेंट कैसा रहेगा। एंटीसीडेंट अगर सजीव है तो वो इस दोनों का प्रयोग हम सजीव के लिए करते हैं, इसका प्रयोग निर्जीव के लिए करते हैं, कोई वस्तु है कोई ऑब्जेक्ट है इसके लिए करते हैं। ठीक है भाई, चलिए लेकिन हम बात करेंगे दूसरी तरफ इंडिफिनिट का। दूसरा हमारा जो फंक्शन रहता है वो फंक्शन रहता है इंडिफिनिट। इंडिफिनिट का अगर इंडिफिनिट की बात करेंगे तो इंडिफिनिट पता है किसको कहते हैं, एंड इंडिफिनिट हम करते हैं एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इज नॉट गिवन, जब आपका एंटीसीडेंट नहीं दिया रहेगा। जब आपका एंटीसीडेंट नहीं दिया रहेगा मेरे भाई, तब किस तरीके से काम करेंगे आप, यानी कि हम क्या बोल रहे हैं इसको समझिए। जैसे अगर कोई रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे रहेगा और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपको एंटीसीडेंट नहीं दिया रहेगा, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट नहीं दिया रहेगा, तब आप कैसे यूज करेंगे, तब आप कैसे यूज करेंगे, बस एक बात समझ जाइए, आपको कुछ मत करना है। तब क्या करना है इसको बता देते हैं हम। इस रिलेटिव प्रोनाउन में आपको एवर जोड़ना है, सिर्फ जो भी एंटी जैसा आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना पड़े उस रिलेटिव प्रोनाउन में एवर जोड़ देना है। अगर मान के चलिए आपको जरूरी पड़े हु का, तो आप हु में एवर जोड़ दीजिए। क्या बना देंगे भाई, हु एवर, हु एवर, जो कोई भी। चाहे अगर आपको वाट में वाट की जरूरी पड़े तो वाट में एवर जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा भैया, वाट एवर। ठीक है, अगर आपको जरूरी पड़े भैया हुम का, तो आप हुम में एवर जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा भैया, हुम एवर। क्या हो जाएगा, हुम एवर। चाहे जरूरी पड़े आपका विच का, विच में आप लगा दीजिए प्लस में एवर करके विच एवर, यानी कि जिसकी जरूरी पड़े आप वो लगा दीजिए। सर थोड़ा फास्ट आई सर जी, त्रिलोक कुमार। चलिए भाई, सभी को स्वागत है भाई। फास्ट क्या पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट बताने में थोड़ा सा टाइम लगता ही है। अब दो तरीका समझिए, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर एंटीसीडेंट दिया रहता है वो विन विच का प्रयोग करेंगे इस एंटीसीडेंट के अनुसार, एंटीसीडेंट किस कैटेगरी का है। अब दूसरा तरीका क्या है, इंडिफिनिट। इंडिफिनिट और डिफिनिट किसको बोलते हैं, जैसे हम आपको बोलेंगे ये बैग उस लड़की का है, उस लड़की को बुला के लाओ। आप किसको बुला के लाएंगे, लड़की को ही। हम बोलेंगे उस लड़की का बैग छूट गया है उसे बुला के लाओ, आप उस लड़की को ही बुला के लाएंगे। लेकिन हम बोलेंगे किसी का बैग छूट गया है उसे बुला कर लाओ। अब किसी का बैग छूट गया है, हो सकता है लड़की हो, लड़का हो, या बूढ़ा हो या बूढ़ी हो, कोई पता चल रहा है क्या, या एकदम मान के चले कोई भी हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर हमें ये पता है तो जब किसी को बुला के ला सकते हैं उसी को तो इंडिफिनिट कहते हैं। एंड इंडिफिनिट में एंटीसीडेंट गायब रहेगा, एंटीसीडेंट गायब रहेगा आपका। अब यहाँ गौर से देखिए, अब गौर से देखने का काम करेंगे। यहाँ अब क्या बोला जा रहा है, मोनिका हैज द कार डैश इज वेरी एक्सपेंसिव। अब हमको क्या करना है मेरे भाई, हमको यहाँ पे भरना है रिलेटिव प्रोनाउन। अब अगर हमको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो हमको इससे जस्ट पहले देखना पड़ेगा कि इसका एंटीसीडेंट किस कैटेगरी से है। तो इससे पहले हम देखें तो हमको पता चला दकार। दकार के बारे में बात करें तो दकार एक निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु के लिए हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं विच का। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, विच का। द सेम क्वेश्चन यहाँ है, सी ब्राउट अप अ किटेन, सी ब्राउट अप अ किटेन। ब्राउट अप मतलब होता है पालना, ब्राउट अप मतलब क्या होता है भाई, पालना। उसने एक बिल्ली के बच्चे को पाला, डैश वाज वेरी डियर टू मी, और डियर मतलब प्यारा, वो मेरे लिए बहुत ही प्यारा है, डियर मतलब प्यारा।
हमको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, बस द सेम अप्रोच हम अप्लाई करेंगे। इस रिलेटिव प्रोनाउन जहां लगाना है उससे पहले यूज होने वाले एंटीसीडेंट को गौर से देखेंगे। जब हम इस एंटीसीडेंट को देखने का काम किए भाई, तो आपने क्या देखा कि सर ये एक एनिमल है, और सर आपने अभी हमको बता के आया है, आप अभी हमको अच्छे से समझा के आए हैं कि भैया अगर एनिमल भी रहेगा ना तो हम किसका प्रयोग करेंगे, आप कहेंगे सर विच का प्रयोग करेंगे। आप अभी हमको बता के आए एनिमल भी रहेगा, एनिमल भी रहेगा तो आप किसका प्रयोग करेंगे, विच का प्रयोग करेंगे। समझ रहे भाई? चलिए अगला क्वेश्चन पे आएंगे हम, अगला क्वेश्चन पे आएंगे, लेवल 2 है ये। इस क्वेश्चन को करिए और फील पावर जनरेट करिए, आपको पता चलेगा कि क्या है एक्चुअल में इंग्लिश भाई। ऊपर ऊपर से पढ़ लेने से नहीं होगा भाई। अब इसमें हमको फील करना है, कॉल डैश कैन डू दिस जॉब, भल्लाल किल डैश कैम इन हिज वे, सी विश डैश वाज रिस्पेक्टफुल, दीपिका हैज वेलकम डैश हर फादर इनवाइटेड, आई न्यू डैश स्कोल्ड मी लास्ट नाइट। अब इसको समझने का आप काम करेंगे, हम इसको कैसे पहचानेंगे। अब एक बात बताइए, कॉल क्या है मेरा, कॉल मतलब पुकारना, वो हमको यहाँ पे भरना है सर, यहाँ पे हमको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, ये बात आप सब जानते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन भरने से पहले, चलिए आप, हम क्या बोले आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन भरने से पहले आप क्या करिए, उसके जस्ट बगल वाले एंटीसीडेंट को चेक करिए। अगर कभी भी आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो ना डियर, अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना हो डियर, तो आप क्या करेंगे, उससे पहले आप एंटीसीडेंट को चेक करिए। किसको चेक करिए, एंटीसीडेंट को बोलेंगे। अरे सर क्या राज बता दिए, तो आसान हो जाएगा फिर आप जैसे। और एंटीसीडेंट कौन होता है आपको पता है, या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। अब आप यहाँ आएंगे, आप देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन से पहले सर एंटीसीडेंट चेक करने के लिए बोले है ना, आप जैसे ही यहाँ झांकेंगे तो आपको एंटीसीडेंट नाम का कोई प्राणी ही नजर नहीं आएगा। अब फिर आप पड़ जाएंगे विशेष समस्या में कि भाई यहाँ पे तो एंटीसीडेंट नाम का कोई प्राणी ही नहीं है, सर बोल रहे हैं एंटीसीडेंट देख के तुम रिलेटिव प्रोनाउन लगा देना। अब ले भैया बात फंस गया यहाँ पे। अब बात फंसने का बात नहीं है भाई, अभी हम आपको पढ़ा के आए हैं, अभी हम आपको पढ़ा के आए हैं दो चीजें। हम आपको अभी पढ़ा के आए हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन दो तरीके से फंक्शन करती है भाई, एक होता है डिफिनिट जिसमें एंटीसीडेंट आपको दिया रहेगा, और दूसरा होता है इंडिफिनिट जिसमें एंटीसीडेंट आपको नहीं दिया रहेगा। जब एंटीसीडेंट नहीं दिया रहेगा तो बस आपको उसका फंक्शन देखना है कि वहां पे हु लगेगा या विच या व्हाट या क्या लगेगा, उसमें आपको एवर जोड़ देना है, बस बात खत्म कर देना है, बस यही काम खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे सर ये कैन क्या है, कैन है आपका सर हेल्पिंग वर्ब। अब कैन क्या है सर, हेल्पिंग वर्ब है, और वर्ब से पहले क्या आता है, अगर हम बात करेंगे वर्ब, वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के तौर पर क्या यूज होता है, हु, ये बात आप जानते हैं। अब वर्ब से पहले क्या आएगा भैया, हु। लेकिन एक बात ये भी आप जानते हैं कि यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं था, एंटीसीडेंट नहीं होने की वजह से इसमें हम क्या लगा देंगे, हु एवर। ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन में आएंगे, देखिए क्या लिखा है, भल्लाल किल्ड। अब यहाँ पे केम लिखा है, केम भी एक वर्ब है, मेन वर्ब है। वर्ब से पहले हमको क्या चाहिए, सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पर हम किसको लगाते हैं, हूं लगाते हैं। लेकिन इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई एंटीसीडेंट था ही नहीं, ये तो वर्ब है, नाउन प्रोनाउन होना चाहिए, इसलिए हम एंटीसीडेंट ना होने की वजह से क्या लगाएंगे, हुएवर। समझ में आया बात भाई, जलवा है अपना, समझे बात। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी तो भाई आप अभी हमें बता दो। नंबर तीसरा क्या लिखा है, सी विश्ड, उसने विश्ड किया, वाज रिस्पेक्टफुल, वाज रिस्पेक्टफुल। ठीक है भाई, अगर आप इस वॉच को देखेंगे, वॉच क्या है आपका, हेल्पिंग वर्ब है, और फिर वही सेम कहानी, वर्ब से पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। अब एक बात बताइए, हमको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन फिल करना है, क्या इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी एंटीसीडेंट है, आप कहेंगे कतई नहीं गुरुजी, यहाँ पे एंटीसीडेंट नहीं है, लेकिन वर्ब होने के वजह से सब्जेक्टिव केस चाहिए, और सब्जेक्टिव केस के तौर पे हमको क्या चाहिए, हु, और एंटीसीडेंट नहीं होने के वजह से इसमें क्या लगाना पड़ेगा, हु एवर। कोई दिक्कत भैया,
कोई दिक्कत समस्या परेशानी हमें बता दीजिए। चलिए भाई हम आगे बढ़ेंगे। फिर थोड़ा सा लेवल था इसका, आप हम मानते हैं इस बात को, बट टेंशन का कोई बात नहीं बीरू, सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आएगी। चलिए हम चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा है दीपिका हैज वेलकम्ड डैश हर फादर इनवाइटेड। अब गौर से समझिए, हमारे पास यहाँ पर वर्ब था, वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए हम हु चुने। अगर आप गौर से देखेंगे दीपिका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, और वेलकम आपका मेन वर्ब है। फिर यहाँ हर फादर देखेंगे सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट का ये वर्ब है। इसका मतलब इस सब्जेक्ट के लिए सब्जेक्ट नहीं चाहिए, क्योंकि इस वर्ब का सब्जेक्ट तो यही है, सब्जेक्ट का काम यहाँ नहीं है। लेकिन इस वर्ब का देखा जाए तो ऑब्जेक्ट नहीं है, हमको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भरना है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले यहाँ पर एंटीसीडेंट नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है। और एक बात हमको पता है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए चाहिए, और ऑब्जेक्ट के लिए आपको पता है क्या यूज करते हैं हम लोग, हुम। और एंटीसीडेंट नहीं होने की वजह से हम क्या लगाएंगे, एवर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, दीपिका हैज वेलकम्ड whom ever her father invited। दीपिका ने उन सारे लोगों को वेलकम किया जिनको उनके पिताजी ने इनवाइट किया था। क्लियर भाई, कोई दिक्कत कोई समस्या? चलिए आगे आएंगे हम लोग, देखेंगे आई न्यू डैश स्कॉल्ड मी लास्ट नाइट। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ही वर्ब है, यहाँ पर वर्ब है। आप गौर से देखेंगे, अब देखिए इस वर्ब के लिए हमको क्या चाहिए भैया, सब्जेक्ट चाहिए। अब सब्जेक्ट चाहिए तो आपको पता है सब्जेक्ट के लिए हमको चाहिए हु, इसमें लगा देना हु एवर। आई न्यू हु एवर, ठीक है, आई न्यू द मैन। यहाँ पे एक मिनट, एक द मैन लगा देते हैं हम। एक मिनट रुक जाओ भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर हो गया। आई न्यू आई न्यू आई न्यू द मैन डैश। अब यहाँ पे भर के दिखाइए। अब एक बात आप गौर करेंगे, सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद वर्ब हो गया, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर से वर्ब है, ये फिर आगे की कहानी है। तो एक बात आप चेक करेंगे, एक बात चेक करेंगे, हमको यहाँ पे क्या भरना है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन भरने से पहले हमको क्या चेक करना पड़ता है कि भैया इससे पहले एंटीसीडेंट चेक कर लीजिए। एंटीसीडेंट के नाम पे भैया है, अगर एंटीसीडेंट है, हमको यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, तो इसमें हमको सिर्फ और सिर्फ हु भरना है। क्योंकि एंटीसीडेंट रहेगा तो हम सिंपल वाला का प्रयोग करेंगे, डिफिनिट वाला का, और नहीं रहेगा तो इनडिफिनिट वाले का। चलिए लेवल नंबर 3 पे आएंगे हम। चलिए चलिए भाई, इसको बताने का काम करेंगे भाई, इसमें हम लोग क्या भरेंगे, कमेंट्स ले रहे हैं आप लोग का हम लोग। चलिए हो गया भाई, ठीक है भाई। चलिए देखिए, अब इसमें थोड़ा सा घबराने का जरूरी नहीं है, हम आपको एक चीज बता रहे हैं, अब समझिए बात को। एक केस आता है भैया पोजीशन बताने का। क्या केस आता है, पोजीशन। पोजीशन हम किसको बोलते हैं भाई, पोजीशन हम बोलते हैं अधिकार को। पोजीशन हम क्या बोलते हैं भैया, अधिकार को।
हम आपको केस में अभी जस्ट ही पढ़ा के आए हैं। पोजीशन दो कैटेगरी के लिए बताई जाती है। एक बताई जाती है लिविंग थिंग के लिए, ठीक है, और दूसरा बताई जाती है नॉन लिविंग थिंग के लिए। बस दो चीजें समझना है। जब आप लिविंग थिंग के लिए बात करेंगे और नॉन लिविंग थिंग के लिए बात करेंगे, तब लिविंग थिंग के लिए बात करेंगे भाई, तो आपको पता है हमको हुज का प्रयोग करना है, हुज, और उसके बाद जो पोजीशन रहेगा वो लिख देना है। और जब नॉन लिविंग थिंग के लिए बात होगा तो पहले पोजीशन लिख देना है, उसके बाद ऑफ लिखना है, और उसके बाद हमको लिखना है विच। बस दैट सिंपल, और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है भाई। इसके अलावा आपको एक शब्द आगे नहीं भरना है, ठीक है। अब आते हैं हम इस क्वेश्चन पे, आते हैं हम क्वेश्चन पे और गौर से देखेंगे क्या लिखा है। सी बाउट अ कार, उसने एक कार खरीदा जिसका रंग लाल है, यानी कि इस कार के बारे में बता रहा है कि जिसने वो कार खरीदा उसका रंग क्या है भाई, लाल है। आप गौर से देखेंगे तो रंग लाल किसका है, उस कार का, इस कार का, या उस लड़की का। आप कहेंगे नहीं सर, रंग लाल उसका नहीं है, रंग लाल कार का है। और जब कार की बात करेंगे तो कार क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग। और नॉन लिविंग थिंग के लिए अभी पर क्या है भाई, क्या यूज करते हैं, पोजीशन पहले। कलर की बात हो रही है क्योंकि रेड कलर है, एक कलर की बात हो रही है तो हम क्या यूज करेंगे, कलर ऑफ विच, कलर ऑफ विच इज रेड। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। अब क्या लिखा है, मोनिका, हाय हाय, मोनिका सॉ अ हाउस, नजर ना लगे भाई, मोनिका ने एक हाउस देखा जो अच्छा था। अब मोनिका अच्छी है वो तो है ही, सब आदमी आप जानते हैं, लेकिन उसने एक हाउस देखा जो हाउस अच्छा है। अब जो हाउस अच्छा है तो हाउस क्या हो गया, नॉन लिविंग थिंग। उसके कलर की ही बात हो रही है तो हम क्या लिख देंगे, कलर ऑफ विच वाज गुड, यानी कि उसका जो कलर था भाई एकदम झकास, शानदार, जबरदस्त था। अगर कोई दिक्कत है तो बता दो भाई, आप लोग बता दीजिए भाई, क्या यहां तक बातें समझ में आ रही है, मजेदार आ रही है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या नहीं है आप लोगों के बीच। चलिए अब हम तीसरा क्वेश्चन पे बात करेंगे। तीसरा लिखा है, आई नो हिम डैश बुक्स वर स्टोलन, मैं उसे जानता हूं जिसका किताब चोरी हो गया। मैं उस लड़के को जानता हूं जिसका किताब चोरी हो गया, तो मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो हिम, अभी पोजीशन पहले से लिखा है, और हिम को जानता हूं, हिम क्या है, सजीव है, लिविंग थिंग है, तो हम क्या लिखेंगे, हुज बुक्स वर स्टोलन, क्योंकि पोजीशन पहले से लिखा है तो हम सिर्फ हुज लगा देंगे। आगे, आई लव्ड हर, मैं उसे प्यार करता हूं जिसका स्कूटी न्यू है, जिसकी स्कूटी नहीं है उसे प्यार करते हैं, तो हम क्या लगा देंगे भाई, हुज, क्योंकि पोजीशन पहले से लिखा है। और हम आपको बता क्या है, हुज के बाद क्या लगाएंगे भाई, पोजीशन बताएंगे। बताइए, एक बार पानी पी लेते हैं, काफी लंबा सेशन हो गया हम लोगों का, अभी और चलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग बता दीजिए, क्या सब कुछ सही में, मजे में, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। एक बार बता दो भाई आप लोग, क्या यहाँ तक सेशन कैसा लगा आप लोगों का, आप लोगों को यहाँ तक की सेशन कैसी लगी भाई, बता दीजिए एक बार। चलिए, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा है, अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भाई, तो आप कहेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने का काम किए हैं। क्या पढ़ने का काम किए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ने का काम किए हैं। अब रिलेटिव प्रोनाउन में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, हिसाब किताब बैठा लेते हैं थोड़ा। हु पढ़ लिए सर, हुम पढ़ लिए सर, विच पढ़ लिए सर, हुज पढ़ लिए सर। अब बच क्या गया सर, तो बच गया एक डेट, एक बच गया डेट,
क्लियर है भाई। एक क्या बच गया हम लोगों के पास, अब सिर्फ और सिर्फ डेट बच गया। एक बार बता दीजिए आप लोग, सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया भाई, सिर्फ और सिर्फ डेट बच गया। आगे बढ़े डेट को लेकर। देखिए हम आप लोगों को दिखा देते हैं भाई, हम लोगों की जो जर्नी शुरुआत हुई थी यहां से हुई थी। हम लोगों ने हु पढ़ लिया, हम लोगों ने हु पढ़ लिया, विच पढ़ लिया, हुज पढ़ लिया, हुम पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना बाकी है, बस डेट पढ़ना बाकी है। तो चलिए हम सेशन को आगे लेकर चलते हैं और आपके बीच रखने का काम करते हैं हम डेट। चलिए हम डेट रखने का काम करते हैं। अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है और इसको लोग हल्के में ले लेता है। अब डेट, सबसे पहले डेट का फंक्शन देख लीजिए भाई। डेट अपने आप में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह भी काम करता है। दूसरा बात, रिलेटिव कंजंक्शन के तौर पे भी काम करता है। तीसरा बात, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम करता है। चौथी बात, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी काम करता है। यानी डेट की टोटल फंक्शन की बात किया जाए तो इतने सारे फंक्शन है, लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव कंजंक्शन सेम ही होता है। हम अभी पढ़ेंगे, आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगे डेट। डेट को क्या पढ़ने का काम करेंगे हम, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। क्या पढ़ेंगे भाई, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन। सबसे पहला इसमें टाइप देखेंगे हम, सबसे पहला रिलेटिव प्रोनाउन का हम टाइप देखेंगे, टाइप 1। क्या देखेंगे भाई, टाइप 1 देखने का काम करेंगे। अब टाइप 1 क्या है हमारा, आप लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। टाइप 1 है सुपरलेटिव डिग्री बेस्ड। टाइप 1 क्या है मेरे भाई, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ड। पहला क्या है, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ड है। अब इसका स्ट्रक्चर हम समझ जाते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमको समझना बहुत ही जरूरी है ताकि स्ट्रक्चर से ही काम चलेगा भाई। इसका स्ट्रक्चर आप समझ जाइए कि कैसे क्या यूज होगा, इसके स्ट्रक्चर को आप समझिए पहले गौर से। हम क्या बोले हैं, हम क्या बोले हैं कि आपको एंटीसीडेंट सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन के नाम पे क्या लगाना है भाई, आप कहेंगे सर डेट लगाना है। ठीक, डेट से पहले आपको एक एंटीसीडेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, एंटीसीडेंट मिलेगा। हम बोलेंगे ठीक है भाई। और इस एंटीसीडेंट से पहले, इस एंटीसीडेंट से पहले आपको सुपरलेटिव डिग्री मिलेगा। इस एंटीसीडेंट से पहले क्या मिलेगा भाई, सुपरलेटिव डिग्री मिलेगा। बात समझ में आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, सो बताइए। हम क्या बोले भाई, लेट मी क्लियर फर्स्ट। सर हिंदी में थोड़ा समझाएंगे। प्रभात रंजन, गुड इवनिंग सर। हाँ भाई हिंदी में भी समझाएंगे, हिंदी क्या है इसमें, कुछ भी नहीं है। हम अभी टाइप 1 पढ़ रहे हैं कि भैया रिलेटिव प्रोनाउन डेट के बारे में हम जान रहे हैं कि डेट का प्रयोग एज हम क्या पढ़ रहे हैं, रिलेटिव प्रोनाउन, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हम पढ़ रहे हैं डेट का। क्या चीज पढ़ रहे हैं भाई, यानी डेट का प्रयोग हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर कैसे करेंगे। उसमें सबसे पहला टाइप है हमारा सुपरलेटिव डिग्री बेस्ड, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री पर आधारित। बेस्ड मतलब भैया आधारित, आप लिख लेंगे सुपरलेटिव डिग्री पर आधारित पहला टाइप आता है जहां पर हम डेट का प्रयोग करते हैं। हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें, हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे कि भैया डेट कैसे काम करती है। तो पहली बात, डेट को हम रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर प्रयोग करेंगे भैया।
कैसे प्रयोग करेंगे? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे भाई? रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे प्रयोग करेंगे। बस आपको एक चीज ध्यान रखना है, इस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले एक एंटीसीडेंट रहेगा। एंटीसीडेंट हम आपको बता दिए हैं, या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं इंग्लिश को एक बेहतरीन लेवल से सीखना, इस सेशन को आप शुरू से देखिएगा भाई, गजब का मजा आएगा और आपको इंग्लिश का पावर समझ में आएगा भाई। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा भाई। अभी क्या है ना, अभी देखते हैं सब के सब इंग्लिश पढ़ाने लगे हैं। इंग्लिश पढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। करेंट ग्रामर ले लिया, कोई कुछ ले लिया, जस्ट पढ़ाने पे लगे नहीं भाई। आप पढ़ के जाइए, ग्रामर से मिलाइएगा भाई, एक भी चीज आपको ठीक से यहाँ तक डिफिनेशन नहीं मैच करेगा। इतने अच्छे से भाई खुद पहले रिसर्च करना पड़ता है। उम्र भले ही छोटी है बट अनुभव ज्यादा है भाई। हाँ, उम्र देख के जज मत कर लेना, फेस देख के। थोड़ा सा वो है बच्चा वाला मुख, कोई बात नहीं है। इसका फायदा भी है ना भाई, शादी में फायदा होगा कि भाई उम्र का पता नहीं चलेगा। बट अभी उम्र ज्यादा नहीं है, ज्यादा सीरियस मत लेना तू लोग, ठीक है। जस्ट 24 ईयर्स ओल्ड। यहाँ देखिए, अब क्या है, डेट से पहले एक क्या रहेगा, एंटीसीडेंट रहेगा। एंटीसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होता है, और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। तो जैसे ही आप सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे, डेट को चिपका देंगे, सिंपल। अब गौर से देखिए, अब बात आता है कि सुपरलेटिव डिग्री को पहचानेंगे कैसे। अब बात आता है सुपरलेटिव डिग्री की पहचान कि सर हम एसडी को कैसे पहचानेंगे। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री को भाई हम कैसे पहचानेंगे, सुपरलेटिव डिग्री को मेरे दोस्त मेरे भाई हम कैसे पहचानेंगे, बस इस बात पे आपको गौर से देखना है। सुपरलेटिव डिग्री की पहचान हम आपको बता देते हैं। नींद में सोया बच्चा समझ जाएगा, वर्ड के अंत में आईएसटी, वर्ड के अंत में ईएसटी, नहीं तो वर्ड से पहले यानी एडजेक्टिव रहेगा, उससे पहले मोस्ट, और नहीं तो एडजेक्टिव से पहले लिस्ट। बस ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है, ये चार चीजें आपको ध्यान रखना है। और एक और पहचान बता देते हैं हम कि भैया यहाँ यहाँ समझ जाइए आप, एसडी से पहले आपको दो लिखा मिलेगा, एसडी से पहले दो लिखा मिलेगा। ये 4-5 पहचान है जो आपको बचा के रखना है भाई, जो आपको समझ के रखना है, सब कुछ आपको काम आसान कर देगा। अब देखिए हम क्या बोले, टाइप 1 में सुपरलेटिव डिग्री बेस्ड है भैया। डेट का प्रयोग आप तब करेंगे जब इससे पहले एक एंटीसीडेंट रहेगा और एंटीसीडेंट से पहले सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे यहाँ बता दिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चनमा पे। क्वेश्चनमा जैसे ऐसे रहेगा, देखिए जैसे हम लिखेंगे द रामायण इज द बेस्ट बुक डैश I have ever read। ठीक है, दूसरा लिख रहे हैं दिल्ली is the most crowded city dash I have ever visit। तीसरा है मोनिका is the most beautiful girl that dash I have ever seen। क्वेश्चन ऑप्शन दे रहे हैं हम आपको, who which that day whom, who which that whom, who which that whom। ठीक है भाई, मजा आना चाहिए। टिफिन सनी डेट भाई, भाई छक्का मार दिया यार तुमने छक्का मार दिया भाई विपिन भाई तुम।
यू आर रियली ए ब्रिलियंट गाय भाई, आई प्राउड ऑफ यू हीरो। ड्यूड ने जस्ट मौका देखा और चलिए आप गौर से अच्छे से समझिए इसको। गौर से जब अच्छे से समझेंगे, पहले हम एक बार और अच्छे से समझ जाते हैं कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट्स क्या कह रहा है मेरे भाई कि डेट हम तब लगाएंगे जब उससे पहले एक एंटीसीडेंट लिखा रहेगा और एंटीसीडेंट से पहले हमको सुपरलेटिव लिखा मिलेगा। अब क्या देख रहे हैं, हमको रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ भरना है, हमको रिलेटिव प्रोनाउन मेरे दोस्त यहाँ भरना है। इससे पहले आपको चेक करना है बुक। बुक क्या है, आप कहेंगे एंटीसीडेंट है, और बुक से पहले देखिए गौर से द बेस्ट आ गया। ये पूरा का पूरा सिस्टम क्या है भाई, एसडी है। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री, और जैसे ही हमको एसडी दिखा तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, आपका आंसर आएगा गुरुजी, आओ देखेंगे ना ताऊ देखेंगे और द को चिपका देंगे। ठीक है, अरे ठीक है। अब साफ सुथरा बात बताइए भाई, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, समझ में आया भाई? अरे भाई आसान है बिल्कुल भाई, बिल्कुल आसान है। चलिए नंबर दूसरा देखेंगे, दिल्ली इज द मोस्ट क्राउडेड सिटी। अब सिटी की बात करेंगे, यहाँ पे हमको भरना, इससे पहले एंटीसीडेंट हुआ। सिटी कैसा है, बहुत ज्यादा भीड़ मतलब भीड़ भड़ाके वाला सिटी है दिल्ली। जितना मैंने सिटी विजिट किया है, आई हैव एवर विजिटेड, यहाँ पे विजिटेड होगा। आई हैव एवर विजिटेड करने का मतलब जितना भी सिटी हमने विजिट किया है, सबसे यार ज्यादा भीड़ भाड़ वाला है यार ये। मजा मूड खराब कर देता है। ये क्या है मेरे भाई, एसडी है। और जैसे ही एसडी दिखा आप क्या चिपकाएंगे यहाँ पर, आप कहेंगे सर डेट। समझ में आया भाई, क्या लगाएंगे भाई, डेट लगाएंगे। कोई दिक्कत है भाई बता दो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तू लोग बोलता नहीं है यार, मजा नहीं आता भाई। इतना मेहनत कर रहे, 5:30 बजे से क्लासेज स्टार्ट है और लगभग देखा जाए तो 7 बजने वाला है। बिना दाना पानी, पानी तो पिए हैं, दाना एक भी नहीं खाए हैं, अकेले हैं स्टूडियो में, लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। बताओ रोना आएगा कि नहीं हमको यार, रोना आएगा कि नहीं बताओ? किसके लिए मेहनत कर रहे हैं यार? ना अभी बीवी है, ना बाल बच्चेदार आदमी, हम खुद ही बच्चे हैं अभी। आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। बीवी रहता, बच्चे रहते तो समझते कि चलो भाई बीवी बच्चे के लिए मेहनत कर रहे हैं। थोड़ा सा तो भाई तरस खाओ यार। एक छोटा से बच्चे को रुला के तुमको क्या मिलेगा यार, बताओ क्या मिलेगा? अरे यार पाप लगेगा तुम लोगों को, छोटे से बच्चे को रुला रहे हो, बताओ। मोनिका इज द मोस्ट, फ्री में इतना अच्छा कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं यार, मजा नहीं आ रहा है यार। अब यहाँ देखिए गर्ल है, गर्ल क्या है भाई, एंटीसीडेंट है, यहाँ भरना है। इससे पहले लड़की है, और लड़की से पहले देखिए, आई हाय मर गया यार। आई आप लोगों की भाई मैम है मोनिका, बहुत ही सुंदर लड़की है, सच मायने में बता दे, मिलवाएंगे किसी दिन आपसे। मोनिका इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल डैश आई हैव एवर सीन। अभी तक जितने भी लड़की देखे ना हम, सबसे ज्यादा सुंदर है यार। अब एंटीसीडेंट से पहले क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। कोई दिक्कत भाई? आगे बढ़े गुरु। चलिए पहला टाइप हम लोगों ने देखा, अब हम दैट का ही प्रयोग में टाइप देखेंगे दूसरा। टाइप देखेंगे दूसरा, टाइप देखेंगे दूसरा, टाइप देखेंगे दूसरा। टाइप दूसरा क्या कहता है भाई, गौर से देखिए। टाइप दूसरा कहता है when antecedent is, when antecedents are डिफरेंट। जब आपका एंटीसीडेंट अलग अलग होगा तब भी हम डेट का प्रयोग करते हैं। जैसे देख लीजिए हम क्या बोले हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर हम किसका प्रयोग करेंगे भाई, आप कहेंगे सर डेट का। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर किसका प्रयोग करेंगे, डेट का। डेट से पहले एक एंटीसीडेंट यहाँ लिखा रहेगा, एंटीसीडेंट दूसरा, और इससे एक आगे लिखा रहेगा एंटीसीडेंट पहला। और एक बात बता दें आपको, ये दोनों का दोनों एंटीसीडेंट डिफरेंट कैटेगरी से रहेगा। किससे रहेगा,
डिफरेंट कैटेगरी से रहेगा, यानी कि अलग अलग से रहेगा। अगर एक इंसान है तो एक जानवर से रहेगा, एक इंसान है तो एक क्या रहेगा भाई, जानवर रहेगा। तो भाई वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं, वैसी स्थिति में हम डेट का प्रयोग करते हैं। ए का मतलब मेरे लल्ला यहाँ पे एंटीसीडेंट से है। ए का मतलब किससे है भाई, एंटीसीडेंट से। जब दोनों एंटीसीडेंट डिफरेंट डिफरेंट मतलब चीज से रहेगा, जैसे मान के चलिए एक इंसान है और एक जानवर है, दूसरा इंसान है तो तीसरा पता नहीं कोई वस्तु है, तो हम डेट का प्रयोग करेंगे। चलिए इसके लिए हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, यहां देखिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे आप लोग। लिखा है ईसा हैड सीन तनु एंड हर डॉग डैश ड्राउंड। ड्राउंड मतलब होता है मेरे भाई डूबना। ड्राउंड मतलब क्या होता है मेरे भाई, डूबना। ठीक है भाई, ड्राउंड मतलब होता है डूबना। चलिए भाई बताइए आप लोग। अब गौर से देखेंगे ना, सबसे पहले आपको चेक क्या करना है कि रिलेटिव प्रोनाउन कहाँ भरना है। तो आप कहेंगे सर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ भरना है। हम बोले बिल्कुल सही बात है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ भरना है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आप एंटीसीडेंट को देखेंगे। एक एंटीसीडेंट यहाँ रहा आपका हर डॉग, ये एंटीसीडेंट पहला मान लीजिए या दूसरा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं है। और एक आगे आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा आपका तनु, तो दो एंटीसीडेंट दिखा। अब दो एंटीसीडेंट है, अब तनु के अनुसार अगर हम हु लगा देते हैं कि तनु इंसान है, इंसान के लिए हु लगा देंगे, या कुत्ता जानवर है, जानवर के लिए विच लगा देंगे। अगर तनु के अनुसार लगाते हैं तो कुत्ता मतलब टेंशन में आ जाएगा, कुत्ता के अनुसार लगाएंगे तो तनु टेंशन में आ जाएगा। तो हम बोलेंगे अलग बात है, हम दोनों में से किसी के अनुसार नहीं लगाएंगे। तनु को देखे और कुत्ता को देखे तो दोनों का दोनों जो हमारा एंटीसीडेंट है अलग अलग कैटेगरी से है। क्या कैटेगरी से है भाई, अलग अलग कैटेगरी से है। और अभी बता के आए हैं कि अलग अलग कैटेगरी से रहेगा तो हम क्या लगाएंगे, डेट लगाएंगे। बस सेम क्वेश्चन है। यहाँ है कि हमको रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ भरना है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ भरना है तो उससे पहले आप देखिए कि आपका एंटीसीडेंट कैसा है। आप देखिए एंड से जुड़ा हुआ है एंटीसीडेंट, इसका मतलब एक कुत्ता हो गया एंटीसीडेंट और एक हो गया द मेन एंटीसीडेंट। अब एक इंसान है और एक कुत्ता है, दोनों अलग अलग जाति का एंटीसीडेंट हो गया और अलग अलग कैटेगरी से रहेगा तो हम डेट लगा देंगे। कोई दिक्कत है भाई, परेशानी है तो तुम हमको बता ही सकता है। ए सोना बताओ भाई, बताओ भाई बताओ, कोई दिक्कत है का? तुम्हारा आंसर आई नखो गुरुजी। राउर आपके होते हुए का चीज का टेंशन है प्रभु। हम बोलेंगे भाई बिल्कुल सही बात है, हम तब आगे बढ़ते हैं। चलिए टाइप नंबर दूसरा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब टाइप नंबर दूसरा पढ़ लिया तो टाइप नंबर तीसरा जाना पड़ेगा। टाइप नंबर तीसरा पढ़ना पड़ेगा। अब टाइप नंबर तीसरा पढ़ेंगे, टाइप नंबर तीसरा कौन सा है, तो टाइप नंबर तीसरा है क्वेश्चन वर्ड बेस्ड। टाइप नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन वर्ड बेस्ड। अब क्वेश्चन वर्ड किसको कहते हैं भाई, तो क्वेश्चन वर्ड जैसे हु हो गया, व्हाट हो गया, whom हो गया, वेयर हो गया, हाउ हो गया, यानी जिस वर्ड के सहारे हम क्वेश्चंस पूछते हैं उसी को हम क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन वर्ड क्या कहता है कि कोई भी सेंटेंस अगर आपको क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और आगे अगर आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना है तो आप एक ही रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे और वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा, वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा डेट होगा। वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा क्या होगा भाई, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन हमारा डेट होगा। ठीक है भाई, जैसे क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं हम। हु इज द बॉय हु केम लेट। दूसरा लिख रहे हैं विच इज द बुक विच यू
about yesterday. तीसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं या दूसरा, दो ही का आंसर बताइए। चलिए इस दोनों सेंटेंस को आप लोग सही करेंगे भाई। रिलेटिव प्रोनाउन के बेस पे इस दोनों सेंटेंस को आप लोग सही करेंगे। आप लोग का कमेंट हम ले रहे हैं, बताइए भाई। हो गया भाई। कोनो दिक्कत है का बात? सोना काहे नहीं आंसर दे रहा है भाई? चलिए नहीं दीजिएगा तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाई, अब गौर से देखेंगे क्या लिखा है। हु इज द बॉय। थोड़ा सा भैया एसी चालू करने दो यार, गर्मी लग रहा है। चलिए भाई, क्या हम बोल रहे हैं? हु इज द बॉय हु केम लेट। अब गौर से अगर आप देखेंगे, ये जो लड़का है वही केम लेट आया। इस सेंटेंस की शुरुआत क्या चीज से हो रहा है? आप कहेंगे क्वेश्चन वर्ड से। अगर इस सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से हो रही है तो क्या ये बार बार हु आएगा फिर से? आप बोलेंगे नहीं सर, इस हु के लिए हमको यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है? डेट। हु के लिए कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन प्रयोग करना है भाई? आप कहेंगे सर डेट। हम बोले ठीक है। अब दूसरा देखिए क्या लिखा है मेरे भाई, विच को देखेंगे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया है। विच इज द बुक विच यू बाउट स्टडी। वो किताब कौन सा है जो कौन सा तुमने कल खरीदा। दो बार यहाँ पे विच नहीं आना चाहिए। इस विच के लिए यहाँ पर कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे भैया? आप कहेंगे सर डेट का। कोई दिक्कत है भाई तो हमको बता दो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ेंगे टाइप नंबर चौथा। टाइप नंबर चौथा। टाइप नंबर चौथा क्या कहता है? स्पेशल केस या स्पेसिफिक केस, दोनों में से आप कोई भी बोल सकते हैं। या तो स्पेशल केस कह दीजिए या स्पेसिफिक केस कह दीजिए। अब स्पेशल केस क्या कहता है समझिए बात को। स्पेशल केस कहता है कि आप रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर डेट का प्रयोग तो कर लीजिए भाई। रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर डेट का प्रयोग कर लीजिए, कतई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात बता दे, इससे पहले जो एंटीसीडेंट लिखा रहेगा उस एंटीसीडेंट से पहले कुछ चीज लिखा होना चाहिए। हम बोले भैया वो कौन सा चीज है भाई, हमें बता दो ना। हम बोले बिल्कुल बताएंगे सर। उससे पहले क्या लिखा होना चाहिए? ऑल। ऑल नहीं तो द लिटल। द लिटल नहीं तो द फ्यू। द फ्यू नहीं तो द ओनली। उसके बाद द सेम, द लास्ट, द नेक्स्ट, द फर्स्ट। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें तो सम, एनी, नो, एवरी, इस सब के साथ आपको कभी पे बॉडी लिखा मिल जाएगा जुड़ा हुआ,
कभी पे वन जुड़ा दिख जाएगा, कभी पे कहीं पे थिंग जुड़ा मिल जाएगा। अगर इन सब चीजों में से रहता है, अगर इन सब चीजों में से रहता है तो आप समझ जाएंगे वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर हम लगाने का काम करेंगे द। ठीक है भाई, वहां पर हम क्या लगाने का काम करेंगे भाई, वहां पर लगाने का काम करेंगे द। हम क्या बोले हैं, डेट तब लगा, सॉरी द बोल रहे हैं, डेट तब लगाना है जब इससे पहले जो एक एंटीसीडेंट रहेगा उस एंटीसीडेंट से पहले आपको ये सब लिखा मिलेगा, या तो ऑल, द लिटिल, द फ्यू, द ओनली, द सेम, द लास्ट, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, या इसमें से कोई एक। क्वेश्चन पे चलते हैं, हम समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हम अगर आपको लिख के दे दे पहला, हम 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और फटाफट से आप लोग आंसर बताने का काम करेंगे। हम आप लोगों को क्या बोले हैं कि भैया मेरे टाइफॉइड में स्पेशल केस है, स्पेसिफिक सेंस है, आप डेट का प्रयोग तो करेंगे लेकिन डेट से पहले मेरे भाई एक एंटीसीडेंट होगा और एंटीसीडेंट से पहले ये सारे चीज लिखा रहेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन को गौर से देखिए, कभी कभी किस ऑल वाले केस में एंटीसीडेंट नहीं भी रहता है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, हमको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन भरना है तो इससे पहले क्या लिखा है, आप कहेंगे एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट से पहले क्या लिखा है, द लास्ट। आप गौर से देखेंगे एंटीसीडेंट से पहले क्या लिखा है, कहाँ गया द लास्ट, क्या लिखा है भाई, द लास्ट। अब जैसे द लास्ट दिखा तो आप यहाँ पे क्या चिपका देंगे भाई, यहाँ पे चिपका देंगे डेट। आंसर हो गया, दिस इज द लास्ट ऑप्शन दैट वी शुड ट्राई। ये लास्ट ऑप्शन है जिससे हम लोग को ट्राई करना चाहिए। नंबर दूसरा पाएंगे, दिस वाज द सेम बॉय। ये बॉय क्या है मेरा एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट से पहले देखिए क्या लिखा है, द सेम, वही बात हो गया। द लिटिल, द फ्यू, द सेम, द नेक्स्ट, द फर्स्ट, यहाँ लिखा है द सेम। द सेम दिखा, हम क्या लगाएंगे भैया, डेट स्टोल पेन यस्टरडे। आगे तीसरा, ऑल दिखा, ऑल द ग्लिटर्स इज नॉट, ऑल द, सॉरी ऑल द नहीं, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट प्योर। प्योर से बढ़िया रहेगा यहाँ पे गोल्ड, हर मोती क्या बोलते हैं उसको, सोना नहीं होता। ठीक है भाई, आगे चलेंगे हम, आगे चलेंगे, क्या लिखा है, आई नो एवरीबडी डैश हेल्प मी अलॉट। अगर आप बात करेंगे इस एवरीबडी का तो हम आपको क्या बता, क्या है, चाहे सम हो, एनी हो, नो हो, एवरी हो, इस सब के साथ बडी वन थिंग लिखा मिल जाए तो आप क्या चिपका देंगे भैया, डेट चिपका देंगे। इसी के साथ यहाँ पर डेट की हुई समाप्ति और इस सेशन की भी समाप्ति हुई भाई। लगातार 1.5 घंटे से ज्यादा से हम लोग क्लासेज कर रहे हैं, तो एक बार आप लोग प्लीज बता देंगे कि क्लासेज आज का कैसा लगा। ठीक है, आज की क्लासेज कैसा लगा जरूर बताएंगे भाई आप लोग, और कमेंट में अपना प्यार जरूर देंगे। और सच मायने में अगर मेहनत से अगर आप लोग खुश हैं और ऐसा लग रहा है कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोगों को बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सारे में शेयर करेंगे भाई। ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा, तो कमेंट में आप लोग अपना बता देंगे। ठीक है,
और जो भी बच्चे 10+2 का तैयारी कर रहे होंगे उसको बता देंगे इस बैच के बारे में, जिसकी कीमत 499 है। और 499 में आपको 0 से एडवांस तक पढ़ाएंगे, और साथ ही साथ अगर फी में किसी को दिक्कत होगा तो हम लोग उसमें भी कम करने का प्रयास करते हैं। ठीक है भाई, तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, माय सुकून, थैंक यू सो मच।